हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तकरीबन 30 साल बाद भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति पहुंच चुका है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की ताकि ये अफगानिस्तान का व्यक्ति भारत की धरती पर ना पहुंच सके। इसके लिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी ताकत लगा दी ताकि इसे भारत पहुंचने से कैसे भी रोका जा सके। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर साहब की कूटनीति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा दांव खेला कि पाकिस्तान की सारी चालाकी फेल हो गई और 30 साल बाद भारत की धरती पर तालिबान का सबसे धमाकेदार नेता पहुंच चुका है। यह भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए ऐतिहासिक जीत है। एक तरफ जहां अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर हमले का प्लान बना रहे हैं, जहां अमेरिका का युद्धपोत बांग्लादेश में एंट्री कर रहा है, ठीक उसी समय भारत की धरती पर तालिबान पहुंचकर अमेरिका पाकिस्तान को जोरदार झटका दे चुका है। तालिबान के विदेश मंत्री 1 या 2 दिन के लिए भारत नहीं आए हैं, बल्कि 6 दिनों के लिए भारत पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और यहां पर उनकी मुलाकात विदेश मंत्री जयशंकर साहब और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के साथ होनी है, जहां पाकिस्तान की अर्थी उठाने की अंतिम फाइल साइन हो सकती है। आप सभी ये जानकर चौंक जाएंगे कि तालिबान के इस विदेश मंत्री को सुरक्षा परिषद की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण ये जब भी किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो इन्हें सुरक्षा परिषद से इजाजत लेनी पड़ती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही तालिबान के विदेश मंत्री भारत में कदम रखने वाले थे, ठीक उसके पहले ही तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में लाशों के ढेर बिछा दिए, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। तालिबान के अंदर से अब ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को खत्म करना ही असली जिहाद है, यानी कि असली मुसलमान का कर्तव्य है। नई दिल्ली में इस समय एक ऐसा राजनीतिक पल लिखा जा रहा है जो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की दिशा तय कर सकता है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत पहुंचे हैं और यह दौरा पूरे विश्व की नजर में है। सवाल उठ रहा है कि भारत और तालिबान के बीच यह मुलाकात आखिर किस दिशा में जाएगी। क्या भारत तालिबान शासन को मान्यता देने की ओर बढ़ रहा है? क्या यह नई दिल्ली और काबुल के बीच भरोसे की एक नई शुरुआत है? सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि इस मुलाकात के दौरान झंडे का विवाद खड़ा हो गया है। जब जयशंकर और मुत्तकी आमने सामने बैठेंगे, तब उनके पीछे कौन सा झंडा लहराएगा? भारत अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देता, तो क्या दिल्ली कोई नया रास्ता निकालेगी? हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस दौरे के पीछे असली रणनीति क्या है, भारत को इससे क्या लाभ या नुकसान हो सकता है, और क्यों पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही इस नई नजदीकी से असहज महसूस कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को तालिबान के साथ औपचारिक रिश्ते बनाने चाहिए? क्या यह कदम हमारे राष्ट्रीय हित के लिए सही साबित होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसी बीच अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर दुनिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह दावा किया कि अमेरिका को इस बेस को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसे छोड़ना एक बड़ी भूल थी। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं है। मॉस्को में हुई बड़ी बैठक में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और तालिबान एक ही मंच पर दिखे और सभी ने मिलकर ट्रंप की इस योजना का विरोध किया। भारत ने कहा कि किसी भी देश को अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में सैन्य ठिकाना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और तालिबान का ये एकजुट रुख है, एक नई क्षेत्रीय साझेदारी की शुरुआत है? क्या अमेरिका की दखलंदाजी अब एशिया में कमजोर हो रही है? आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को मजबूत करेगा या ये एक जोखिम भरा कदम है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मॉस्को में हुई 7वीं मॉस्को फॉर्मेट बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां भारत और तालिबान के बीच नई कूटनीतिक गर्माहट देखने को मिली। मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात ने कई राजनीतिक संकेत छोड़ दिए हैं।
तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं कि अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि अमीर खान मुत्ताकी का भारत आना कोई साधारण कूटनीतिक दौरा नहीं है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब पूरी दुनिया ने उस शासन से दूरी बना ली थी। भारत ने भी उसी वक्त काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था और किसी भी तालिबानी प्रतिनिधि से औपचारिक संपर्क नहीं रखा। मगर अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। अफगान विदेश मंत्री का दिल्ली आना इस बात का संकेत है कि तालिबान अब दुनिया से बातचीत के रास्ते खोलना चाहता है और भारत उस संवाद को सुनने के लिए तैयार है। ये वही भारत है जिसने 20 वर्षों तक अफगानिस्तान के विकास में अरबों रुपए लगाए थे, सड़कों से लेकर संसद भवन तक बनाया था। इसलिए मुत्ताकी का ये दौरा भारत के लिए अवसर है कि वो फिर से अफगान भूमि पर अपनी साख और प्रभाव को स्थापित कर सके। ये मुलाकात इस महीने में भी ऐतिहासिक है, क्योंकि दो देशों के रिश्तों की नई शुरुआत यहीं से होती दिखाई दे रही है। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्यों भड़क उठे और उनकी बौखलाहट की असली वजह क्या है। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इस्लामाबाद में बैठे ख्वाजा आसिफ को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि तालिबान सरकार का प्रतिनिधि सीधे भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गया। पाकिस्तान का ये डर पुराना है कि अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते रिश्ते उसके प्रभाव को कमजोर कर देंगे। यही वजह थी कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने अपनी झंझलाहट खुलेआम दिखाई। उन्होंने कहा कि अफगानी हमेशा से भारत के वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के प्रति कभी सच्चे नहीं रहे। उनके इस बयान में छिपा दर्द यही था कि जिस अफगानिस्तान को उन्होंने सालों तक भाई कहकर मदद की, आज वहीं भारत के करीब खड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने गुस्से में यहां तक कहा कि पाकिस्तान ने लाखों अफगानों को अपनी जमीन पर शरण दी, लेकिन अब वे भारत के साथ दोस्ती कर रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि पाकिस्तान अब अपने ही पुराने खेल में हारता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तालिबान सरकार अब भारत से सीधे संवाद कर रही है और यही बात इस्लामाबाद के सत्ताधारियों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। इसीलिए वो तालिबान के भारत आने पर भटक रहे हैं। अब समझते हैं कि झंडे का विवाद इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना। तो इस पूरी कहानी का सबसे पेचीदा और दिलचस्प पहलू है झंडे का सवाल। जब कोई विदेशी मंत्री किसी देश में आता है तो बातचीत के दौरान मेज के पीछे दोनों देशों के झंडे लगाए जाते हैं। यही कूटनीतिक परंपरा है, लेकिन भारत ने तालिबान शासन को अभी तक मान्यता नहीं दी है। इसलिए अफगान दूतावास में आज भी पुराने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है, जो अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी के शासन का प्रतीक है। अब समस्या यह है कि जब मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे तो भारत किस झंडे को रखेगा। अगर तालिबान का झंडा लगाया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान शासन को मान्यता दे दी, और अगर झंडा नहीं लगाया जाता तो ये कूटनीतिक असहजता मानी जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली के अफसर इस मसले पर सावधानी से विचार कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी में दुबई में हुई एक बैठक में दोनों पक्षों ने कोई झंडा नहीं लगाया था। अब वही रास्ता शायद दोहराया जा सकता है ताकि किसी भी तरह का विवाद खड़ा ना हो। आइए अब जान लेते हैं कि भारत का रुख धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। तो भारत ने लंबे समय तक तालिबान से दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी छवि किसी चरमपंथी शासन से जुड़ जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात ने ये सोच बदल दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और कई देशों जैसे रूस, चीन और ईरान ने उसके साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत को यह एहसास हुआ कि अगर वह इस संवाद से बाहर रह गया तो दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए मुत्ताकी और जयशंकर की मुलाकात में व्यापार, मानवीय सहायता, वीजा और आतंकवाद पर चर्चा तय मानी जा रही है। भारत चाहता है कि अफगान धरती से भारत विरोधी गतिविधियां ना चलें और अफगानिस्तान भारत के साथ आर्थिक साझेदारी के रास्ते खोले। तालिबान भी ये समझता है कि भारत के साथ संबंध सुधारने से उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता और सहयोग मिल सकता है। यही कारण है कि दोनों देश अब एक व्यावहारिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए कि इस पूरी स्थिति से पाकिस्तान और अमेरिका कैसे असहज हैं। तो पाकिस्तान की बेचैनी की वजह साफ है। अब तक उसने अफगानिस्तान को अपने रणनीतिक पिछवाड़े की तरह इस्तेमाल किया था। जब भारत तालिबान से संपर्क बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान का प्रभाव कमजोर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में बकराम एयरबेस पर वापसी की इच्छा जताई थी, जिसका चीन, भारत, रूस, तालिबान और पाकिस्तान सबने विरोध किया। भारत और तालिबान की नजदीकी से अमेरिकी योजना को भी झटका लगा है। अब यह साफ दिख रहा है कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। दिल्ली का ये दौरा आने वाले वर्षों में न सिर्फ भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को नई दिशा देगा, बल्कि एशिया की भू राजनीतिक संतुलन रेखा को भी पूरी तरह से बदल देगा। तालिबान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नई पहचान बनाने में लगा है
और भारत इस मौके को अपने पक्ष में बदलने की रणनीति तैयार कर चुका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि मॉस्को बैठक में भारत और तालिबान के एक साथ आने का मतलब क्या है। तो मॉस्को में 7 अक्टूबर को हुई इस बैठक का असली मकसद अफगानिस्तान की स्थिरता पर चर्चा करना था, लेकिन यह बैठक कई देशों की नीतियों का असली चेहरा भी उजागर कर गई। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश इस मंच पर इकट्ठे हुए, जिससे यह दिखा कि अब अफगानिस्तान का भविष्य केवल पश्चिमी देशों के हाथ में नहीं रहा। इस बैठक में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की मौजूदगी ने सभी को चौंकाया, क्योंकि यह पहली बार था जब तालिबान को इस स्तर की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में शामिल किया गया। भारत ने भी इस बैठक में खुलकर अपनी राय रखी और ये बताया कि किसी बाहरी ताकत को अफगानिस्तान में सैन्य ठिकाना नहीं बनाना चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना के विरोध में था जिसमें वे बगराम एयरबेस पर कब्जा वापस चाहते हैं। भारत का ये रुख सिर्फ अमेरिकी नीतियों के प्रति असहमति नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि अब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से चल रहा है। तालिबान, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों का भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा होना ये दिखाता है कि इस बार क्षेत्रीय देशों ने मिलकर एक सामूहिक संदेश दिया है कि अफगानिस्तान को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। चलिए अब जानते हैं कि मॉस्को बैठक में भारत और तालिबान की मुलाकात क्यों खास रही। तो मॉस्को में हुई मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बैठक सिर्फ एक औपचारिक सम्मेलन नहीं थी, ये दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीति का संकेत थी। इस बैठक में भारत के वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह और रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने हिस्सा लिया, जहां उनकी मुलाकात तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से हुई। ये वही मुत्ताकी हैं जो जल्द ही भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और ये मुलाकात उनके दौरे से ठीक पहले हुई है। पाकिस्तान ने इस यात्रा पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने मुत्ताकी को भारत आने की अनुमति दे दी। यही बात बताती है कि अब भारत तालिबान के साथ अपने रिश्तों को नए ढंग से परिभाषित करने के मूड में है। रूस की राजधानी मॉस्को में यह मंच रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों का एक साझा प्रयास है, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता कायम करना है। अब समझते हैं कि रूस इस साझेदारी में कैसे एक नई कड़ी बन गया है। तो रूस ने मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में जो भूमिका निभाई, उसने भारत और तालिबान दोनों के बीच पुल का काम किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तालिबान सरकार की आतंकवाद और नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई की तारीफ करते हुए कहा कि काबुल अब बाहरी दबावों के बावजूद अपने देश को स्थिर करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत की तरफ से भी अफगानिस्तान को व्यापार, निवेश और मानव सहायता के क्षेत्र में समर्थन देने की बात कही गई। इससे साफ संकेत मिला कि रूस की मध्यस्थता से भारत और तालिबान के बीच भरोसे की एक नई नींव रखी जा रही है। पाकिस्तान इस समीकरण से परेशान है क्योंकि अब भारत अफगानिस्तान से सीधे संवाद कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का पुराना प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो सकता है। रूस का मकसद है कि दक्षिण एशिया में पश्चिमी देशों की पकड़ कम हो और क्षेत्रीय देश मिलकर अफगानिस्तान के भविष्य की दिशा तय करें। यही वजह है कि रूस, भारत और तालिबान का यह नया गठजोड़ एशिया की भू राजनीति में एक नया अध्याय खोल रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रंप के बगराम मिशन के पीछे की असली कहानी क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र लंबे समय से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर है, जिसे अमेरिका ने 2 दशकों तक अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था। ये ठिकाना अमेरिकी सेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम रहा है, क्योंकि यह अफगानिस्तान के बीचों बीच स्थित है और यहां से पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाए जा सकते हैं। जब 2021 में अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से लौटीं तो ये बेस तालिबान के नियंत्रण में चला गया और अमेरिका की अफगान नीति पर यह सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। ट्रंप का मानना है कि बगराम को वापस लेना अमेरिका की ताकत का प्रतीक होगा और इससे चीन पर नजर रखना आसान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान चीन के शिनजियांग क्षेत्र के बेहद करीब है। यही वजह है कि उन्होंने खुले तौर पर धमकी दी कि अगर तालिबान ने बगराम नहीं लौटाया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान की जमीन किसी विदेशी ताकत के लिए नहीं है।
अब समझते हैं कि बगराम की भू राजनैतिक अहमियत कितनी बड़ी है। तो बगराम एयरबेस सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक रहा है। अमेरिका ने 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद इसे पूरी तरह आधुनिक बना दिया था। यहां से लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ते थे और यहीं से आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जाते थे। इस ठिकाने पर एक विशाल जेल भी थी, जिसे बगराम जेल कहा जाता था, जहां आतंकियों को रखा जाता था। इस बेस पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए थे। जब अमेरिकी सेना ने इसे छोड़ा तो तालिबान के लिए ये जीत का प्रतीक बन गया, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। ट्रंप अब इसे फिर से हासिल करना चाहते हैं ताकि चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी पर नजर रखी जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।